नमस्कार, देवभूमि के दंगल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ गरिमा वाजपेयी। देवभूमि के दंगल में आज बात करेंगे, बजट सत्र आया, सवालों का मुद्दा गरमाया। उत्तराखंड में कल यानी कि 18 फरवरी से विधानसभा का बजट सत्र होने जा रहा है। सत्र के लिए 2 विधेयक और 30 विधायकों के 521 सवाल विधानसभा अध्यक्ष को मिल चुके हैं। विधानसभा सत्र के दौरान बोर्ड परीक्षाएं भी हो रही हैं। ऐसे में पुलिस को यातायात और अन्य व्यवस्थाएं बनाए रखने के निर्देश भी दिए गए हैं। विधानसभा के बजट सत्र को पेपरलेस बनाने की बात कही जा रही है, लेकिन अभी तक पूरी तरह से डिजिटल सदन बनाने में समय लगेगा। सूत्रों की माने तो विधानसभा सत्र के लिए सबसे अधिक सवाल भाजपा के ही विधायकों के आए हैं। ऐसे में कहीं न कहीं विधानसभा सत्र के दौरान भाजपा के विधायक अपनी सरकार को सदन में घेरने वाले हैं। भाजपा जहां इसे अपने विधायकों की सक्रियता बता रही है, तो वहीं कांग्रेस का कहना है कि उनके कम विधायक हैं, इसलिए सवालों की संख्या कम होगी। लेकिन विपक्ष सड़क से लेकर सदन तक जनता के मुद्दों को उठाता रहेगा। सरकार जहां आम जनता से बजट को लेकर राय ले चुकी है, तो वहीं दूसरी ओर उत्तराखंड पहाड़ की समस्याओं के अनुरूप बजट होने की उम्मीद जता रहा है। चर्चा आज इसी पर करेंगे। खास मेहमान हमारे साथ में होंगे, लेकिन उससे पहले ये रिपोर्ट देखिए। उत्तराखंड विधानसभा का सत्र 18 फरवरी से शुरू होने जा रहा है। इसके लिए जहां तमाम तैयारियां कर ली गई हैं, वहीं इस बार भाजपा पार्टी के कई विधायक के सवाल सदन को हंगामेदार करने वाले हैं। दूसरी ओर विपक्ष विधानसभा सत्र गैरसैंण में नहीं करवाने के लिए सरकार पर तमाम सवाल उठा रहा है। इस बार बजट सत्र को जहाँ पेपरलेस करने की बात सरकार कर रही है, वहीं विपक्षी पार्टियां गैरसैंण में ही सत्र करवाने की मांग कर रही है। कांग्रेस का मानना है कि हमने बिना कुछ सुविधाओं के टेंट में भी गैरसैंण में बजट सत्र आयोजित करवाया। स्थापना विधानसभा भवन ट्रांजिट हॉस्टल बनने के बाद भी सरकार गैरसैंण के साथ गैर जैसा व्यवहार कर रही है। सीएम पुष्कर सिंह धार विकसित भारत की ओर कदम बढ़ाने में उत्तराखंड का बजट पेश किया जाएगा। वही विधान खंडूरी के अनुसार विधानसभा का सत्र कल से आयोजित होने का है। 2 विधेयक और 30 विधायकों के 5 सवाल हैं। के दौरान किसी को भी सदन में मोबाइल ले जाने की अनुमति नहीं है। विधायकों को टैबलेट चलाने में दिक्कत होगी, अधिकारी तैनात किए जा रहे हैं। वहीं उपरांत का मानना है कि इस बजट उत्तराखंड के पहाड़ी क्षेत्र के विकास की बात की जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि बजट सत्र आम लोगों को दूर करने वाला होना चाहिए। पहले से जान प्रयास कर रहे हैं कि हमारा राज्य जो है एक आत्मनिर्भर राज्य बने, विकसित राज्य बने, और जो हमारे प्रधानमंत्री जी का विकसित भारत का संकल्प है, उस विकसित भारत के संकल्प में उत्तराखंड राज्य भी अपना योगदान दे, उसी के अनुरूप बजट बनाया गया। ठीक है, ऐसा है, मेरे पास करीबन 30 माननीय सदस्यों ने सवाल भेजे हैं और 521 सवाल मुझे पहुंचे हैं, और जो विधेयक हैं वो अभी 2 ही हमारे पास पहुंचे हैं। तो ये चीजें जो हैं ये मेरे पास पहुंची हैं और मुझे पूर्ण विश्वास है कि ये पूरी बढ़िया ढंग से चलेगा। ये बहुत अजीब सी बात है कि सरकार के ही ज्यादा सवाल हैं, और निश्चित रूप से यदि सवाल हैं, चाहे विपक्ष के कम हैं और सत्ता पक्ष के ज्यादा हैं, तो अपनी ही जो पार्टी है, वो उनके जो विधायक हैं वो ये देख रहे हैं कि कितनी दिक्कतें सामना करना पड़ रहा है जनता को। तो इसलिए यदि वो भी है तो एक स्वस्थ परंपरा भी है, लेकिन ऑन द अदर हैंड ये बात समझ में आती है कि जनता के मुद्दे जो हैं वो विधायक लोग उठाना चाहते हैं। जनता की जो बातें हैं वो सारे, क्योंकि विधायकों को जाना पड़ता है, सरकार के जो मंत्रीगण हैं वो तो यहाँ बैठे रहते हैं। उत्तराखंड विधानसभा का बजट सत्र इस बार देहरादून में ही आयोजित होने की सूचना के बाद विपक्ष हमलावर है। कांग्रेस का कहना है कि इससे पहले गैरसैंण में भाजपा सरकार की ओर से घोषणा की गई थी कि हर बार बजट सत्र गैरसैंण में आयोजित किया जाएगा, लेकिन अब सरकार की सुविधाएं पूरी तरह चाक-चौबंद न होने के कारण विधानसभा सत्र आयोजित नहीं हो पाएगा। विधानसभा अध्यक्ष रिट्टू खंडूरी का एक बयान पहले सामने आया था कि वहां साउंड इको होती है, इसलिए गैरसैंण में सत्र नहीं किया जाएगा। दूसरी ओर विपक्षी पार्टी कांग्रेस और यूकेडी इसे गैरसैंण के साथ सौतेला व्यवहार बता रहे हैं। जिन मुद्दों को लेकर उत्तराखंड राज्य बनाया गया था, कहीं न कहीं उसमें गैरसैंण को राजधानी बनाना सर्वोपरि मांग रही है। इस
साल का पहला बजट सत्र होने के कारण ये कई मायनों में अहम माना जा रहा है। इस सत्र में सत्तासीन भाजपा सरकार के ही विधायकों के सबसे ज्यादा सवाल सदन में पूछे जा रहे हैं। भाजपा जहां इसे विधायकों की सक्रियता और जनता से जुड़े होने की बात कह रही है, वहीं कांग्रेस विधानसभा में संख्या बल कम होने की बात कह रहा है। देखिए, भाजपा के विधायक सक्रिय रहते हैं, भाजपा के विधायक जनता से जुड़े रहते हैं, धरातल पर रहते हैं, तो वो सवालों की बौछारें लगाएंगे ही लगाएंगे, जो क्योंकि जनता की समस्या है। जनता के बीच जाने वाला व्यक्ति निश्चित तौर पर सवाल करेगा, क्योंकि उन्हें जनता के भलाई के बारे में सोचना है, तभी देवतुल्य जनता ने उन्हें अपना आशीर्वाद दिया है। लेकिन जहाँ तक कांग्रेस की बात है, तो कांग्रेस में अगर इतनी बुद्धि होती तो उनकी ये दुर्गति नहीं होती। उन्हें पता ही नहीं है कि जनता के हित का कोई भी से जाकर विधानसभा के पटल पर रखना चाहिए। तो वो इन्हीं चीजों में बिजी हैं कि सोशल मीडिया पे एक प्रवक्ता तक को लेकर वो लड़ाई के माहौल में जी रहे हैं, तो वो उसी में व्यस्त है। उन्हें जनता की भलाई से, जनता की चीजों से किसी भी प्रकार का कोई सरोकार नहीं। मुझे लगता है ये एक आम आदमी के भी समझ में आएगी ये बात कि विधानसभा का आकार हमारा 70 सीटों का है, 70 विधायक बैठते हैं, 70 में से 47 सत्ता पक्ष के पास है, 19 हमारे पास हैं। अगर उनका एक विधायक ने एक सवाल भी लगाया होगा तो उनके सवाल हमारे विधायकों से ज्यादा होंगे। ये तो मुझे नहीं लगता कि कोई साबित करने वाली बात है। और हर विधायक को एक लिमिटेड संख्या तक सवाल पूछने की इजाजत होती है। ऐसा नहीं है कि एक विधायक 100 सवाल लगा सकता है। तो इसी के चलते आपको सत्ता पक्ष के सवाल ज्यादा और विपक्ष के कम दिखाई पड़ रहे हैं। पर वहां आप हल्ला बोल करते हुए विपक्ष के ही विधायकों को देखेंगे, मुद्दों को उठाते हुए विपक्ष के विधायकों को देखेंगे। इतने गुणी, ज्ञानी और प्रखर वक्ता हमारे विपक्ष में विधायक हैं कि मंत्रियों को अपने विभागों पर निरुत्तर करके छोड़ेंगे। होमवर्क वैसे ही मंत्री नहीं करके आते विभागों के मामले में, विपक्ष के सवालों के जवाब भी उनके पास नहीं होंगे। और तो और कांग्रेस पार्टी आपको सड़क पर भी हल्ला बोल करते हुए दिखाई पड़ेगी। देहरादून विधानसभा में कल मंगलवार से विधानसभा का बजट सत्र आयोजित होने जा रहा है। पहले जहां ये सत्र हर बार गैरसैंण में करवाने की बात कही गई, लेकिन सत्र अब देहरादून में किया जा रहा है। कहने को गैरसैंण प्रदेश की ग्रीष्मकालीन राजधानी कही जाती है, लेकिन ना यहाँ शायद ही आपको ना कोई अधिकारी मिलेगा, ना नेता। यदा कदा विपक्षी दलों के नेता यहाँ आते जाते हैं, लेकिन जिस तरह से विधानसभा भवन और अन्य सुविधाओं का विकास गैरसैंण में किया गया है, उस लिहाज से यहाँ अफसर और नेता कम ही पहुँचते हैं। अब 18 फरवरी से होने जा रहे विधानसभा सत्र में विपक्ष इस मुद्दे को सदन में रख सकता है, लेकिन जिस तरह सरकारों ने जोर शोर से इसे राजधानी बनाने की बात कही, वो धरातल पर उतरते हुए नहीं दिख रही है। दूसरी ओर इस बार कहीं न कहीं भाजपा के ही विधायक अपनी सरकार के मंत्रियों को सदन में सबसे ज्यादा सवाल पूछते हुए नजर आ सकते हैं। देखना होगा कि विधानसभा के बजट सत्र में पक्ष और विपक्ष कौन कौन से मुद्दों को उठाता है। उत्तराखंड डेस्क रिपोर्ट। देवभूमि के दंगल में आज इसी मुद्दे पर करेंगे विस्तार से चर्चा। खास मेहमानों का पैनल हमारे साथ में जुड़ चुका है। हमारे साथ में संजीव वर्मा जी हैं, प्रदेश प्रवक्ता बीजेपी, आशीष नौटियाल प्रदेश प्रवक्ता कांग्रेस, देवचंद उत्तराखंडी केंद्रीय प्रवक्ता यूकेडी की ओर से, अरुण शर्मा जी वरिष्ठ पत्रकार हैं। सत्र से पहले स्पीकर पर सवालों की बौछार शुरू हो गई है। संजीव वर्मा जी, सत्र को कैसे संभाला जाएगा? अनम्यूट सर पहले तो। आवाज मिल रही है? हाँ जी सर, बोलिए। हेलो जी, आपकी आवाज आ रही है सर, बोलिए आप। गरिमा जी देखिए, भारतीय जनता पार्टी का पूरा फोकस उत्तराखंड के सर्वांगीण विकास, सर्वव्यापी विकास के ऊपर सदा से रहा है। और आगामी जो बजट आने जा रहा है उसमें समाज के प्रत्येक वर्ग का हम ध्यान रखने वाले हैं। गांव, गरीब, किसान, युवा, मातृशक्ति और तमाम वर्गों का हम लोग ध्यान रखेंगे। और हम कैसे रोजगार, स्वरोजगार के अवसर बढ़ाएं, कैसे हम स्टेट जीडीपी को और ज़्यादा बढ़ा सकते हैं, कैसे हम रोजगार और स्वरोजगार के नए नए अवसरों को हम जनरेट करेंगे, इसी के ऊपर हम लोग इस बजट में तमाम प्रावधान और तमाम बातें लाने जा रहे हैं, जिससे उत्तराखंड का सर्वांगीण विकास हो, उत्तराखंड देश का सर्वश्रेष्ठ राज्य बने। जिस प्रकार से माननीय मुख्यमंत्री श्रीमान पुष्कर सिंह धामी जी
जिनका स्पष्ट विजन है कि विजन 2025 के अंतर्गत देश का सर्वश्रेष्ठ राज्य उत्तराखंड बने, और वो लगातार इस दिशा में काम भी कर रहे हैं। उत्तराखंड का कोना कोने का विकास हो, उसके लिए वो राजनीति से ऊपर उठते हुए तमाम 70 के 70 विधायकों को उन्होंने समय समय पर आमंत्रित भी किया और कहा कि अपने अपने क्षेत्र की बड़ी योजनाएं लेकर आए, जिससे हम उत्तराखंड के प्रत्येक विधानसभा का प्रत्येक कोने कोने का भी हम विकास कर सकते हैं। तो एक बड़ी सोच के साथ माननीय मुख्यमंत्री जी काम कर रहे हैं। जनता के साथ लगातार इंटरेक्शन करते हुए, जनता से सीधा संवाद करते हुए, जनता से बजट के ऊपर सुझाव आमंत्रित किए कि आप बजट किस प्रकार का चाहते हैं, बजट में क्या क्या प्रावधान होने चाहिए, बजट एक समावेशी सर्वव्यापी हो, बजट में हर वर्ग का ध्यान रखा जाए, उसी के ऊपर सरकार ने पूरा का पूरा फोकस किया है। और वहीं हम यदि बात कांग्रेस पार्टी की करते हैं तो कांग्रेस पार्टी का उत्तराखंड से कभी भी कोई सरोकार रहा नहीं। ये वही लोग हैं जो बोलते थे कि उत्तराखंड हमारी लाश पर बनेगा, और उत्तराखंड के को हमेशा डिफेम करने का ये लोग काम करते रहे। जब जब सत्र होता है, देखिए आपको भी जानकारी है, सभी को जानकारी है, जब भी सत्र आहूत होता है उससे पहले सत्ता पक्ष और विपक्ष के एक बड़ी बैठक होती है, और बड़ी बैठक में इस बात के ऊपर चर्चा पूरी तरह से होती है कि सत्र कहाँ पर आयोजित किया जाना है, सत्र में क्या क्या मुद्दे होने हैं, सत्र में क्या क्या बातें होनी हैं, और सत्र का स्थान क्या होना है। उस समय तो ये लोग गौण हो जाते हैं, मौन हो जाते हैं, सड़क पर शोर मचाते हैं, और सत्ता में सदन के अंदर ये इनके मुंह में दही जम जाती है। तो कांग्रेस पार्टी का जो इस समय रवैया है वो पूरी तरह से विकास विरोधी है, और ये जो अर्थव्यवस्था को डिरेल करने का जो लगातार ये लोग काम करते हैं, जनता इनसे भली भांति वाकिफ है, और लगातार यही एक बड़ा कारण है कि जनता लगातार कांग्रेस पार्टी को नकार रही है। अभी कुछ ही दिनों पहले, और ये बार की बात नहीं बल्कि कई बार की बात हो गई है, कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष श्री करण महाराज जी अपने ही तमाम छोटे से लेकर बड़े नेताओं को लगातार नसीहत देते रहे हैं कि आप सेल्फ गोल करने की अपनी आदतों से बाज आइए, और कांग्रेस पार्टी के खिलाफ जो कुप्रचार है वो बंद करिए। यानी कि इनकी पार्टी के अंदर आपस में ही जो एक लगातार एक बड़ी फूट का वातावरण देखा जाता है। 5 नेता हैं, 5 दिशा हैं, और किसी भी नेता का एक दूसरे से मेल खाता नहीं है, और हर व्यक्ति अपना वर्चस्व की लड़ाई लड़ रहा है। कांग्रेस पार्टी को आगे बढ़ाने का इनका किसी का भी न तो ध्येय है, न मैं सोचता हूँ उसके ऊपर कोई काम करता है। हर व्यक्ति इसी लाइन पर काम करता है कि मैं अपना वर्चस्व कैसे बचा सकता हूँ, और न उत्तराखंड के गौरव से इनको कोई लेना देना है, न उत्तराखंड कैसे विकसित हो, उत्तराखंड की जीडीपी कैसे बढ़े, उत्तराखंड का पर्यटन कैसे बढ़े। अभी आप इन तमाम बातों से कांग्रेस पार्टी का दूर से दूर तक कोई लेना देना नहीं। अभी आप देखें अभी आप देखें उत्तराखंड जो देवभूमि बोलते हैं उत्तराखंड को, और देवभूमि है, देवभूमि के साथ साथ एक खेल भूमि भी उत्तराखंड बन चुकी है। जिस प्रकार से लेकिन सर उसमें जिस तरीके से भ्रष्टाचार सामने आया वो भी तो बहुत कुछ कह रहा था, मुझे लगता है वो मुद्दा भी जरूर उठाएगा विपक्ष। यहाँ पर बड़े हैं, और नई खेल प्रतिभाओं को भी एक नए अवसर मिले हैं। जी आप खेल की बात कर रहे हैं, अब जिस तरीके से राष्ट्रीय खेलों का आयोजन हुआ उसमें कहीं ना कहीं जिस तरीके से भ्रष्टाचार सामने आया, विपक्ष ने उस मुद्दे को भी घेरा सर। तो मुझे लगता है कि जब उपलब्धियां और तमगे मिलते हैं उसके साथ में एक जिम्मेदारी भी बड़ी बढ़ जाती है, और वो सही नहीं होती तब शायद बहुत सारे सवाल विपक्ष को मिल जाते हैं उठाने के लिए। ठीक है संजीव जी, लौटेंगे आपके पास में, आप अपनी बात पूरी कर चुके लगभग, और मेहमान हैं उनको भी जोड़ लेते हैं। आशीष नौटियाल साहब हैं, प्रदेश प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी की ओर से। सर, शुरुआत
से पहले ही हंगामा हम देख रहे हैं, ये सवालों की बौछार कह रहे हैं स्पीकर पर। थोड़ा इंतजार कर लेना चाहिए था, सत्र को शांतिपूर्वक चलने दिया जाएगा, ये सवाल भी अभी से उठने लगा है। देखिए गरिमा जी, जब सत्र होता है तो एक मौका होता है जनता की बात को विधानसभा में रखने का, मुख्यमंत्री तक बात को पहुंचाने का कि किस तरह से आप लोग क्या काम कर रहे हैं, और सरकार के पास समय होता है जनता के सवालों का जवाब देने का। कई सवाल हैं विपक्ष के, अभी मैं आपके चैनल के माध्यम से देख रहा हूं कि 521 सवाल निश्चित सत्ता पक्ष के ही आए हैं, विपक्ष के नहीं आए, क्योंकि विपक्ष की अपनी जो विपक्ष के नेता उनसे बैठक नहीं हो पाई, इसलिए सवाल अभी आए नहीं, लेकिन निश्चित सवाल भी आएंगे। और निश्चित इन 521 सवालों को तो आप लॉलीपॉप देकर अपने विधायकों को संभाल लेंगे, पर आप विपक्ष के विधायकों को नहीं संभाल पाएंगे। विपक्ष आपको सत्ता विधानसभा के अंदर से लेकर बाहर तक घेरने का काम करेगा। आज आप देखें, आप लोगों ने राज्य की बात करें या देश की बात करें, आप लोगों की नीतियों ने देश को कहां से कहां तक लाकर खड़ा कर दिया है। एक समय था जब डॉलर रुपए के मुकाबले मजबूत होता था तो देश की प्रतिष्ठा गिरती थी, लेकिन अब जब से प्रधानमंत्री मोदी जी आए हैं, लगातार मोदी जी की प्रतिष्ठा, जैसे ही रुपया गिरता है मोदी जी की प्रतिष्ठा बढ़ जाती है। आप देखिए, मोदी जी अमेरिका दौरे पर थे, उसके बाद भी अमेरिका के राष्ट्रपति से यह बात नहीं कर पाए कि हमारे नागरिकों के साथ इस तरह से उत्पीड़न मत करो। हवाई जहाज में आ तो रहे, अब उसके बाद उनको बांधना, रस्सियों से उन्हें बांध के ला रहे हैं, तो आप किसका अनादर कर रहे हैं। एक समय था जब अमित शाह जी बोल रहे थे कि जब भी कोई विदेश में कोई मिलता है तो कहते हैं आप मोदी के देश से आए हैं ना, तो आज यही मोदी के देश की यही चित्र रह गई कि हमारे नागरिकों के साथ इस तरह का व्यवहार होगा। आप बताएं, क्या वो क्रिमिनल है क्या? अगर वो चले गए, किसी कारण से लूट का शिकार बने, वो गए, तो इस तरह से रस्सियों से बांध कर लाना, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की कमजोरी तय करता है, कमजोरी बताता है कितने कमजोर प्रधानमंत्री हैं, जिनके राज्य जो प्रधानमंत्री होते हुए वहां के नागरिकों को जब अमेरिका गए उसके बावजूद भी इस तरह से लाया गया, तो ये प्रधानमंत्री की कमजोरी है, इसके अलावा कुछ नहीं। आप देखें, लगातार हर जगह ये फेल हो रहे हैं। अभी आपने परसों ही हमें संडे वाले दिन भी डिबेट पर बैठे थे, जहां चर्चा हो रही थी भारतीय जनता पार्टी की तानाशाही के ऊपर, किस तरह से भारतीय जनता पार्टी के राज में भारतीय जनता पार्टी के नेता पुलिस वालों को मार रहे हैं। आप पुलिस वालों पे हाथ उठा रहे हैं, बताएं आपको इतनी ताकत दी किसने? किसने आपको इतना शक्तिशाली बना दिया कि आप जो लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए होता है आप उसके साथ हाथापाई कर रहे हैं? आपके पार्षद पति जो है इस तरह हाथापाई कर रहे हैं, सड़कों में पुलिस वाले को मार रहे हैं, तो शर्म आनी चाहिए इन लोगों की इस तरह बातें कर रहे हैं। उसके बाद भी उन्हें डिफाइन करने का काम करते हैं, उन्हें बचाने का काम करते हैं, और बातें कांग्रेस के टाइम की लाके खड़ी कर देते हैं। शर्म नहीं आती, माफी नहीं मांगते राज्य से, ये हमारे कार्यकर्ता द्वारा इस तरह से हरकतें की जा रही हैं। आप लॉ एंड ऑर्डर में फेल हैं, आप रोजगार में फेल हैं, आप कहां सही हैं? आप बताएं तो सही। आप महिला सुरक्षा में फेल हैं, आपके विधायक जो हैं अब वो बंदूकें लेकर घूम रहे हैं। बताएं किस तरह की हरकतें चल रही है राज्य के अंदर, कि विधायक क्या मैसेज दे रहे हैं जनता को? इस तरह बंदूकें लहराने से क्या जनता को अच्छा महसूस होगा? तो भारतीय जनता पार्टी तानाशाही के हर उस पे स्तर से पार कर चुकी है। आज जनता टकटकी लगाए बैठी है कि जरूर बजट सत्र आएगा और बजट में हमें भी कुछ मिलेगा, हमें भी कहीं कुछ राहत मिलेगी। ठीक है, लेकिन अब सत्र की शुरुआत के बाद पूरी तस्वीर साफ हो जाएगी कि आखिर क्या कुछ जनता को मिलने वाला है। आशीष जी, लौटेंगे आपके पास भी, चर्चा को और आगे बढ़ाएंगे, खास मेहमान हमारे साथ में लगातार बने हुए, लेकिन उससे पहले देवभूमि के दंगल में एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते चल लौटेंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद देवभूमि के दंगल में आप सभी का स्वागत है। हम चर्चा कर रहे हैं बजट सत्र को लेकर, खास मेहमान हमारे साथ में लगातार बने हुए हैं। रुक कर लेते हैं देवचंद उत्तराखंडी जी की ओर, यूकेडी की ओर से हैं। बहुत स्वागत सर आपका। देवचंद जी, सरकार को विपक्ष घेरेगा, लेकिन बड़ी बात यह कि क्या बजट सत्र से इस बार जनता ने जितनी उम्मीदें लगाई हैं उन पर सरकार खरी उतरेगी? देखिए गर्मा जी, सबसे पहले तो आपके चैनल के माध्यम से मैं आपको बता दूं कि हमारे उत्तराखंड की जनता हताश है, निराश है कि ये जो बजट सत्र गैरसैंण में होना चाहिए था, इस पर भी हमारे जिसको धाकड़ बोलते हैं बीजेपी वाले, वो कायर निकल गए और वहां से डर करके इसको जो है देहरादून में ही कर रहे हैं, जो हमारी तरफ से ये अस्थायी है। हमारी तो अस्थायी राजधानी गैरसैंण में ही है। अब मैं बात करता हूं कि जो ये बजट सत्र हमारे लिए इसलिए ज्यादा मायने रखता है कि पिछले कई समय से धामी जी ने आश्वस्त किया है कि जो मूल निवास और भू कानून को हम बजट सत्र में लाएंगे, और अभी पता चला है कि केवल 2 विधेयक हैं
उनका भी खुलासा सिर्फ वर्मा जी को नहीं आया तो हमको तो कहां से होगा, क्योंकि वर्मा जी भी अभी यही बोल रहे हैं कि ऐसे करने की कोशिश करेंगे, ये होगा। उनके भी अभी वो श्योर नहीं है कि कल के बजट में क्या है। बाकी हम तो ये उम्मीदें लगाकर रख रहे हैं कि निस्संदेह ये बजट बाकी बजटों से अच्छा इसलिए होगा कि इसमें कहीं ना कहीं मूल निवास और भू कानून की बात होगी। इसमें ये भी बात होगी कि जो ये सवाल पूछ रहे हैं बीजेपी के ही विधायक, इसमें मुझे संदेह है एक तरफ, और दूसरी तरफ आश्वस्त भी हो रहा हूं कि शायद किसी विधायकों में बुद्धि शुद्धि हो गई है और वो ये जो यूसीसी की जो बहुत सारी लगने के बाद जो असामाजिक अराजकता जो फैल रही है उस पर लगाम लगने के लिए कुछ पूछेंगे। नहीं तो सत्ता के विधायकों को सवाल का तो कोई मतलब नहीं, उनकी तो सुझाव और रिकमेंडेशन होना चाहिए था कि सिंगटाली में पुल लगना चाहिए सर, देर क्यों हो रही है, ऐसी चीज हो सकती है। तो सवाल नहीं हो सकते थे ना, सवाल तो सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस पूछ सकती है, क्योंकि उनको कॉन्फिडेंशियल के हिसाब से उनको बताया नहीं जाएगा कि हम क्या कर रहे हैं, किस पर टैक्स लगा रहे हैं, किस पर क्या कर रहे हैं। पर सत्तारूढ़ के लोगों को सवाल पूछने का मतलब ये है कि उन्होंने ये बोला जब कोई सवाल नहीं है तो टाइम पास करने के लिए तुम भी दो सवाल किया करो, जिसके जवाब उन्होंने पहले से रख दिए। तो इस तरह गरिमा जी वो सवाल नहीं होने चाहिए थे, वो उनके समाज जिनके ये बोल रहे हैं कि हम जनता के बीच में जाकर के वो पूछेंगे, जनता उनकी चीज आना चाहिए उनको कि जहां पर सरकार के ठेकों द्वारा बाहर से लाए हुए लोगों द्वारा जो भ्रष्टाचार हो रहा है उन पर हो सकता है वो कुछ अंकुश लगाने के लिए सुझाव दें, ये मैं मान सकता था। लेकिन फिर भी हम ये आश्वस्त करते हैं कि हमारे उत्तराखंड के लिए इन्होंने रिवर्स पलायन के तौर पर रोजगार की व्यवस्था की होगी और साथ ही साथ यहाँ पर शिक्षा और स्वास्थ्य की व्यवस्था के लिए में ज्यादा प्रावधान किया होगा। और जो अब आने वाले ग्रीष्मकालीन यात्रा है उसके लिए उन्होंने पक्का संसाधन करके बजट में बढ़ोतरी की होगी। आने वाले पहले ही जो संभावना को देखते हुए जहां नुकसान किया हुआ है जगहों पर अभी से तैयारी के लिए बजट रखा होगा। तो है, लेकिन निराशा के साथ बजट सत्र का स्वागत है कि भैया इसमें हमारा जो उन्होंने वादा किया था वो मूल निवास और भू कानून की कहीं ना कहीं बात करेंगे। गरिमा जी ठीक है सर, लौटेंगे। अरुण शर्मा जी हमारे साथ कतार बने हुए। अरुण जी, विपक्ष सरकार को घेरने को अभी से तैयार है, सत्र की शुरुआत भी नहीं हुई है, कल से होनी है, लेकिन सवालों की बौछार सत्र से बाहर, सदन से बाहर सड़ी लगभग हम कह लें शुरू हो चुकी है। बजट से पहले जोर सियासत हो रही है। अभी देवचंद जी ने बड़ी अहम बात कही कि जहाँ पर हो रहा है उस पर भी हम खिलाफ हैं, बहुत सारे मुद्दे हैं, लेकिन ऐसा राष्ट्र का मुद्दा आया, क्या बजट आसानी से पेश कर लेंगे? मतलब पेश तो कर ही लेंगे, लेकिन विपक्ष का हंगामा कितना जोरदार होगा? देखिए गरिमा, हर साल फरवरी या मार्च में बजट होता है और जो बजट सत्र होता है उसकी शुरुआत अगर हम संसद की बात करें तो राष्ट्रपति के भाषण से होती है, राज्यों में राज्यपाल के भाषण से होती है। और मुझे लगता है कि सारे लोग ऐसे हैं कि जिन्हें शायद संसदीय प्रक्रिया का ज्ञान कम है। कल बजट पेशेंगी सरकार का नजरिया राज्य पेश करेगी और जो राज्यपाल का भाषण होगा और लगभग 3 बजे फिर विधानसभा अध्यक्ष उस बजट को पढ़ती है, तब वो हाउस का पार्ट माना जाता है। एक बात। दूसरी चीज, परसों से विधिवत सदन जब शुरू होगा तो उसमें एक आवर 0 पर होगा, ध्यानाकर्षण प्रस्ताव आएंगे, काम रोको प्रस्ताव आएंगे, ये सारे प्रस्ताव परसों आएंगे। जो पहला 1 घंटा 20 मिनट होता है वो प्रश्नकाल का होता है और उसके बाद 10 मिनट 0 ओवर का होता है और उसके बाद फिर ये कार्य मंत्रणा समिति जो आज हुई है बैठक, इसकी सिफारिश कल रखी जाएगी सदन के अंदर भोजन अवकाश के बाद। उसके बाद ये पता लगेगा कि सरकार ने या कार्य मंत्रणा समिति ने सदन का विषय है वो क्या तय किया है। इस दिन जो राज्यपाल का अभिभाषण है उस पर चर्चा शुरू होगी, किस दिन बजट प्रस्तुत किया जाएगा, किस दिन बजट और राष्ट्रपति के अभिभाषण पे धन्यवाद प्रस्ताव होगा, ये सब कार्य मंत्रणा समिति तय करती है, जिसमें तमाम दलों के विधायक होते हैं, जिसमें नेता प्रतिपक्ष भी होते हैं, तमाम दलों का प्रतिनिधित्व होता है। ये तब तय करेंगे
और दूसरी चीज, जो हमारे साथी नोटियाल कह रहे थे कि अभी कांग्रेस के विधायकों की मीटिंग नहीं हुई तो उन्होंने प्रश्न नहीं लगाए। गलत बोल रहे हैं नोटियाल जी आप। कांग्रेस के भी विधायकों के प्रश्न लगे हुए हैं। जो 531 प्रश्न लगे हैं वो हर सत्र में लगते हैं। ये अलग बात है उनमें से कितने उत्तरित हो पाते कितने नहीं हो पाते, वो उस 1 घंटा 20 मिनट में निर्भर करता है। जिस दिन के लिए जितने प्रश्न होंगे उस 1 घंटा 20 मिनट में जितने प्रश्न आ सकेंगे विद सप्लीमेंट्री, जो पूरक प्रश्न विधायक पूछते हैं, क्योंकि जिसका मूल प्रश्न होता है उसके लिए 2 पूरक प्रश्न का अधिकार होता है, और उसके अलावा अन्य विधायक भी उसी विषय पर अपने अपने सवाल पूछते हैं। तो ये उस पर डिपेंड करता है कि क्या प्रश्न आ सकता है। लेकिन जिन जिन विधायकों में, चाहे वो सत्ता पक्ष का हो या विपक्ष का हो, ये अलग बात है कि उसे सदन के अंदर पूरक प्रश्न पूछने का मौका मिलता है या नहीं मिलता, लेकिन उसको उत्तर उसके प्रश्न का लिखित मिल जाता है। एक तो ये है। दूसरी चीज, विधेयक भी आते हैं, अध्यादेश भी आते हैं, उनको पटल पे रखा जाएगा। और अभी तक देखिए, ये मैं फिर कह रहा हूं कि आज कार्य मंत्रिमंडल समिति हुई है, ये कल जब कार्य मंत्रिमंडल समिति की बैठक का जो प्रस्ताव है वो सदन में रखा जाएगा, उसमें यह तय होगा कि मूल निवास या भू कानून जो भी यूकेडी के साथी उठा रहे वो आएगा या नहीं आएगा। ये तब पता लगेगा जब कार्य मंत्रिमंडल समिति की सिफारिश से सदन के पटल पर रखी जाएंगी। तो ये एक प्रक्रिया का हिस्सा है, ये हमेशा सत्र इसी तरह चलता है। ये अलग बात है। विपक्ष को ये सवाल उठाना चाहिए कि छोटी विधानसभाओं में, संविधान के अनुसार बता रहा हूं मैं, छोटी विधानसभाओं में कम से कम साल भर के अंदर 60 दिन का कार्य होना चाहिए, और बड़ी विधानसभाओं में कम से कम 90 दिन का काम होना चाहिए। लेकिन अधिकांश सरकारों ने अपने बचने के लिए इस अवधि को घटा दिया है। एक मजबूरी है सरकार की, इस समय सत्र करना ये मजबूरी थी, क्योंकि पिछला सत्र जो था वो 6 महीने पहले हुआ था। और गरिमा, मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि 6 महीने के अंदर सत्र को आउट करना अब नहीं होता, इसलिए ये सत्र आउट किया जा रहा है। जी गरिमा। ठीक है सर, लौटेंगे आपके पास में, चर्चा को और आगे बढ़ाएंगे। संजीव जी से जवाब लेंगे, उससे पहले एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर रुकते हैं, जो लौटेंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद देवभूमि के दंगल में आप सभी का स्वागत है। हम चर्चा कर रहे हैं बजट सत्र को लेकर। खास मेहमान हमारे साथ में लगातार बने हुए संजीव जी के साथ में शुरुआत करते हैं। संजीव जी, बजट को लेकर कई सारे सवाल विपक्ष ने उठाए हैं, इतनी नाराजगी भला क्यों? मैं सुन नहीं पाया, जरा एक बार रिपीट करेंगे? संजीव जी, आवाज मिल रही है आपको? गरिमा जी, मैं सुन नहीं पाया, जी रिपीट संजीव जी, आपने सुन लिया होगा, बाकी के मेहमानों को पहले आपने सुना होगा। क्या कहना चाहेंगे, इतनी नाराजगी भला सरकार से विपक्ष को क्यों है? जी हाँ गरिमा जी देखिए, मैंने पहले भी कहा, विपक्ष इस समय पूरी तरह से खाली हाथ है, मुद्दा विहीन है, इनके पास बोलने के लिए कुछ है नहीं, और इनका हमेशा से एक ही रवैया रहा है, सड़क पर शोर और सदन में मौन। जो प्लेटफॉर्म अपनी बात रखने का होता है वहां से ये लोग बॉयकॉट कर जाते हैं, वहां पर ये व्यवधान उत्पन्न करने का काम करते हैं। अब और सड़क पर ये शोर मचाते हैं क्योंकि ये कभी भी चाहते नहीं हैं कि अर्थव्यवस्था तेजी से राइज करे, विकास बहुत तेजी के साथ पटरी पर आगे बढ़े, उत्तराखंड का विकास हो, उत्तराखंड की जीडीपी बढ़े, उत्तराखंड में रोजगार बढ़े, स्वरोजगार के नए नए अवसर बढ़े, पर्यटन को नए पंख लगे, किसान को आसानी से ऋण मिले, किसान की आय दोगुनी हो। ये लोग कभी भी चाहते नहीं, ये कभी नहीं चाहते कि जो हमारा युवा उसको पलायन ना करना पड़े। उसके लिए जो हमारी सरकार लगातार काम कर रही है, हम चाहे होम स्टे की बात करें, हम चाहे अन्य स्वरोजगार के जो लगातार अवसर सरकार डेवलप कर रही है। अभी 2 साल के अंदर
9.25 लाख जो स्वरोजगार के अवसर हमारी सरकार ने डेवलप किए, एक तरह से हम यदि उत्तराखंड की आबादी को देखते हैं तो लगभग आबादी का 8% रोजगार जो हमारी सरकार ने डेवलप किया, एक बहुत बड़ी उपलब्धि के रूप में हमें देखना चाहिए। किंतु कांग्रेस पार्टी को ये सब कुछ रास आता नहीं और ये एक बखेड़ा खड़ा करने का ये लोग लगातार काम करते हैं। ये कांग्रेस पार्टी जो झूठ की दुकान और लगातार हिट एंड रन की पॉलिसी पर ये लोग काम करते हैं, बोलना, झूठ बोलना और भाग जाना। इसी प्रकार आप देखें, उत्तराखंड जो लगातार कीर्तिमान स्थापित करने में और इतिहास रचने में मैं सोचता हूँ एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर रहा है। अभी यूसीसी लागू करने वाला उत्तराखंड देश का प्रथम राज्य बना है और उत्तराखंड में जिस समय यूसीसी के ड्राफ्ट के ऊपर सुझाव मांगे जा रहे थे, उस समय 2,31,000 लोगों ने अपने सुझाव दिए और कांग्रेस पार्टी को भी आमंत्रित किया गया था। उस समय इन लोगों ने अपने सुझाव देना तो बहुत दूर की बात, ये लोग वहां से भाग खड़े हुए, बॉयकॉट किया उस तमाम बातों का और कोई सुझाव दिया नहीं। बाद में बोलते रहे कि हमारे से सुझाव लिए नहीं, हमारे को आमंत्रित नहीं किया। तो ये लोग लगातार झूठ की राजनीति करते हैं और झूठ बोलकर मैं सोचता हूँ जब भी विकास का पहिया बहुत तेजी के साथ आगे बढ़ता है तो उसको हमेशा से डिरेल करने का काम करते हैं। चाहे हम देश की बात करें चाहे हम प्रदेश की बात करें। जब मेड इंडिया ग्रेट अगेन का नारा लेकर माननीय प्रधानमंत्री जी अब बहुत तेजी के साथ आगे बढ़ रहे हैं और जब भारत पूरे विदेशों के लिए एक बड़ा मार्केट के रूप में हम पूरे भारत को विकसित कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन सर प्रदेश की जनता को सबसे पहले संतुष्ट करना मुझे लगता है जरूरी होता है और वो जरूर कीजिएगा। लौटेंगे आपके पास में। शिव प्रसाद सेमवाल साहब हमारे साथ में जुड़ चुके हैं, राष्ट्रीय रीजनल पार्टी के अध्यक्ष हैं। चेहरा है पूरी तरह से साफ दिखाई देता है। ठीक है, संजीव जी लौटेंगे। शिव प्रसाद जी को भी जोड़ लेते हैं चर्चा में, अभी वो जुड़े हैं। स्वागत सर आपका। शिव प्रसाद जी, नाराजगी विपक्ष की ज्यादा है और संजीव जी को आपने सुन ही लिया होगा, वो कह रहे हैं कि झूठ बोलने की आदत है विपक्ष की। ये मजबूत विपक्ष जो है होना चाहिए और विपक्ष झूठ बोल रहा है या सच बोल रहा है वो एक अलग चीज है, लेकिन विपक्ष जो बोल रहा है उसका संज्ञान लेना चाहिए। अगर विपक्ष झूठ भी बोल रहा है तो उसको पब्लिक को बताओ आप फैक्ट वाइज कि भाई क्या झूठ बोल रहा है, और अगर वो सही बोल रहा है तो विपक्ष होता है सरकारों को जवाबदेह बनाने के लिए। तो सरकार को चुना गया है, पूर्ण बहुमत अगर सरकार को मिला है तो सरकार की जवाबदेही है कि विपक्ष के सवालों को उत्तर दे, न कि उस पर आरोप लगा दे कि साहब जो बोल रहा है झूठ बोल रहा है। अगर वो झूठ बोल रहा है तो पब्लिक देखेगी कि झूठ बोल रहा है या सच बोल रहा है, लेकिन वो जो कह रहा है वो जनता के, भाई ऐसा तो है नहीं कि 100% जनता ने सरकार को वोट दिया है। अगर कुछ विधायक इनके हैं, कुछ विधायक उनके हैं, जिनके कम विधायक हों विपक्ष में बैठ जाते हैं, तो लेकिन विधायक उनके जनता का उनको मैंडेट तो है ना, भले ही वो सदन वो सरकार में नहीं है, लेकिन विपक्ष के एक बड़े जनता के एक बड़े हिस्से का प्रतिनिधित्व तो विपक्ष भी करता है। तो लिहाजा उनके सवालों को नकार देना कि वो गलत बोल रहा है या झूठ बोल रहा है, ये सरासर गैर जिम्मेदाराना पूर्ण बात है। विपक्ष जो सवाल उठाता है उनके सवालों का जवाब देना चाहिए और ये सरकार की जवाबदेही भी है और वो दिखना भी चाहिए, सरकार की मंशा भी लगनी चाहिए। ऐसे नहीं कि आपने कुछ बोला तो नहीं जी अलगाववादी हैं, पाकिस्तान चले जाओ, माओविस्ट हैं, लेफ्टिस्ट हैं, ये कोई बात थोड़ी है। जो आपकी बात नहीं मानता वो ये सब हो जाता है, ये गलत चीज है, जो कि बीजेपी का अक्सर मैंने देखा है कि ये रहता है सिस्टम। दूसरी बड़ी बात यह है कि ये अपने आप में सरकार को भी इस बात पे चिंतन करना चाहिए कि भाई जब जनता जिन मांगों को लेकर के, जिन मुद्दों को लेकर सड़क पे होती है उनको तो आप कुछ करते नहीं हो, और जिनके लिए कोई एक रैली नहीं निकालता, एक ज्ञापन नहीं देता, एक कोई धरना प्रदर्शन जुलूस नहीं होता पब्लिक की ओर से, उस पे आप बोलते हो हाँ जी हम तो ये पहला देश देश का पहला राज्य बन गए हैं, यूसीसी लाने वाले, लिव इन रिलेशनशिप को मान्यता देने वाले, ये क्या बात है। तो ऐसे तो सोनागाछी और रेड लाइट एरिया जो क्या बोलते हैं कमाठीपुरा और ये जो तमाम है दिल्ली में है, उनको भी मान्यता दे दो, उनका भी रजिस्ट्रेशन कर लो। फिर भाई जो अनैतिक है, जो गलत है और जो समाज में चल रहा है, ये थोड़ी कि आप सबका रजिस्ट्रेशन करके उनको लीगल वो पहना दोगे जामा।
ये गलत चीजें हैं। इन चीजों को अगर आप रोक नहीं सकते, अगर आपका सिस्टम इनको रोकने की स्थिति में नहीं है, तो कम से कम आप इसे लीगलाइज तो मत करो, इसकी मान्यता और इसका रजिस्टर पंजीकरण तो मत करो अपने उसमें। ये गलत चीजें हैं। और दूसरा, जिन मुद्दों को लेके लोग, ये भू कानून है या लोकायुक्त की मांग है या मूल निवास की मांग है, आप देख रहे हैं कौन सी ऐसी जगह है जहां पे जनता सड़कों पे नहीं है? राज्य का कोई सा हिस्सा बता दो जहां पे लोग स्वतः स्फूर्त रूप से आंदोलन नहीं कर रहे हैं, उस पे आप कुछ नहीं बोलते हो। ये गलत चीजें है ना। एक और आप कहते हो समान नागरिक संहिता लाएंगे। समान नागरिक संहिता कहाँ हुई हो? समान नागरिक संहिता तो मतलब ये है कि सारे अमीर गरीब, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबके लिए एक समान होनी चाहिए संहिता, और दूसरी एक साथ लागू होनी चाहिए पूरे देश में। जैसे नोटबंदी हुई, उसको बोल सकते हैं हम समान नागरिक संहिता। एक साथ लागू हुई, एक ही समय में लागू हुई, पूरे देश के लिए हुई, सभी धर्म सभी वर्ग अमीर गरीब सबके लिए लागू हुई ना, एक साथ एक झटके में। ऐसे अगर आप समान नागरिक संहिता लागू करते तो हम मान लेते कि ये समान नागरिक संहिता है, जैसा नाम दतो नाम ततो गुण। अब आपने उत्तराखंड का ही एक राज्य का एक बड़ा हिस्सा जो जनजाति क्षेत्र से आच्छादित है, आपने कहा जी आप नहीं है। क्या जौनसार में सेमवाल नहीं रहते? क्या जौनसार में नौटियाल नहीं रहते? क्या जोशी नहीं रहते? क्या अग्रवाल नहीं रहते? जैसे देहरादून में वैसे वहां भी रहते हैं। अब जो वहां चला गया, जो वहां पैदा हो गया, उन्होंने कहा नहीं अग्रवाल साहब आप तो उधर के हो, आप पे लागू नहीं होगा। क्या तमाशा है? तो जो बड़ी बात है। और दूसरे आप कह रहे हो कि नहीं साहब दूसरे धर्मों पे तो लागू होगा, मतलब एक ही धर्म के एक छोटे से हिस्से पे जो शेड्यूल्ड कास्ट हैं, एक ही धर्म की अनुसूचित जातियों जनजातियों पे ये लागू नहीं है। और दूसरे धर्म पे आप बोल रहे हो नहीं जी मुल्ले को टाइट करना है, अब्दुल को टाइट करना है। ये क्या तमाशा है? अरे आप सरकार हो, किसी एक धर्म जाति विशेष की सरकार नहीं हो, तो आपको दिखना चाहिए, लगना चाहिए, एक मैसेज जाना चाहिए। कोई भी कानून लाओ भाई, आपको जनता ने मैंडेट दिया है, बहुमत दिया है, लेकिन इस हैंगओवर में आप कोई ऐसा काम ना करो कि लम्हों ने खता की और सदियों ने सजा पाई। आप देश में एक ऐसी नफरत और ऐसे वैमनस्य, ऐसी परंपरा की शुरुआत कर दो, फिर वो चीज रुके नहीं। जैसे मंदिर में क्या होता है कि अगर एक आदमी की चप्पल चोरी हुई, तो अगर दूसरे किसी एक आदमी ने अगर जिम्मेदारी नहीं दिखाई, तो हर एक आदमी एक दूसरे की चप्पलें निकालता हुआ चला जाएगा घर। तो आदमी चप्पल तो एक की चोरी हुई थी, लेकिन पूरे मंदिर में सारे श्रद्धालु चप्पल पहन के जाएंगे, तो मतलब सब एक दूसरे की चप्पल पहन के जाएंगे। आप जो परंपरा शुरू कर रहे हो वो ये ऐसी है, आप जो परंपरा डाल रहे हो इस तरीके के कानूनों से, वो ऐसा ही है। और दूसरी एक बड़ी बात है, जनता में जो आक्रोश है वो क्यों नहीं होना चाहिए बताइए ना आप। लिव इन रिलेशनशिप के जो पक्ष में भी हैं, जो कहते हैं कि लड़का लड़की है, माई लाइफ माई चॉइस, माई बॉडी माई चॉइस, वो जो पक्ष में भी है ना, वो भी नहीं चाहते पंजीकरण। वो इसलिए नहीं चाहते कि यार 2 साल साथ रहे, मुंबई में है, दिल्ली में जॉब कर रहे हैं, 3 साल साथ रहे, नहीं बनी तो नहीं बनी, अलग अलग हो गए। वो अपनी कंपनी में चला गया, उसका दूसरी कंपनी में ट्रांसफर हो गया, इसकी कंपनी बंद हो गई, माँ बाप को तक पता नहीं चलेगा कि क्या हुआ। अब आपने उसे कर दिया पंजीकरण, माँ बाप को आपने कर दिया इंफॉर्मेशन, और क्या सबूत है आपके पास कि डाटा लीक नहीं होगा उसका, आधार का डाटा। ठीक है, अब संजीव जी से ही जवाब ले लें। संजीव जी से ही जवाब ले लें। संजीव जी, हालांकि ये पूरा जो आप शिव प्रसाद जी, आप ये जो पूरी बातें बोल रहे थे ये उसी पर ज्यादा आ गई। मुझे लगता है सत्र तक सीमित रहना चाहिए था अपने को। सत्र की बात कर लेते हैं। हाँ, लेकिन वो जुड़ी हुई चीजें 11 पर चर्चा अगर शुरू होती है ना, अब 11 और विवाह पंजीकरण को लेकर, तो वो यूसीसी से ही जुड़ी हुई है, वो समझ में आ रहा है। ठीक है, लौटेंगे और मेहमान है उनको भी जोड़ लेते हैं। कांग्रेस पार्टी से आशीष जी हैं। आशीष जी, क्या विरोध है? सही सुनते जाइए, आपको विरोध के जवाब देने हैं। ठीक है, अच्छा संजीव जी बोल लीजिए आप। गरिमा जी, बड़ा आरोप लगाया मेरे भाई संजीव जी ने कि कांग्रेस झूठ बोलती है। अरे आशीष जी एक मिनट, वो कुछ बोलना चाहते हैं शिव प्रसाद जी के जवाब में। हाँ बोलिए संजीव जी, आप बोलिए। लालो गरिमा जी, हाँ, अभी शिव प्रसाद जी जो बातें कर रहे थे, बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, तो ये वही लोग हैं जो अतिक्रमण का, लव जिहाद का, लैंड जिहाद का, थूक जिहाद का समर्थन करते हैं। यूसीसी में सबके लिए अगर समान न्याय है तो उसे आपको क्या आपत्ति है? क्या सबके लिए एक समान न्याय नहीं होना चाहिए? तो डिस्क्रिमिनेशन होना चाहिए समाज के अंदर? बिल्कुल नहीं होना चाहिए। और अभी आप लिव इन रिलेशनशिप की बात कर रहे थे, तो जो लिव इन रिलेशनशिप है, लिव इन रिलेशनशिप में किसी को यही नहीं पता लगता था इससे पहले कि कौन किसके साथ रह रहा है, और उसके बाद बड़े बड़े एक ह्यूमनस क्राइम हो जाया करते थे।
तो इससे एक बड़ी उसके ऊपर लगाम लगेगी। कोई भी लिव इन रिलेशनशिप में कोई लड़का लड़की या जो भी युवक युवती रह रहे हैं उसकी रजिस्ट्रेशन होना अनिवार्य सरकार के द्वारा कर दिया गया है। उसकी प्रथम सूचना उसके परिजनों को देनी आवश्यक कर दी गई है। तो इससे मैं सोचता हूं जो लिव इन रिलेशनशिप है उसकी उसमें भी कमी आएगी, उसके ऊपर लगाम लगेगी। और मैं सोचता हूं जो लिव इन रिलेशनशिप में जो क्राइम होते थे उसके ऊपर एक प्रभावी रोकथाम लगाने का एक ये बड़ा जरिया होगा। वो तमाम अभिभावकों की नॉलेज में आएगा कि हमारे बच्चे कहाँ रह रहे हैं, किसके साथ रह रहे हैं, उसमें उनकी रजामंदी है, अभिभावकों की रजामंदी है नहीं है। तो मैं सोचता हूँ आप हर चीज को जो नेगेटिव उसका एस्पेक्ट है उससे आप देखते हैं, इसका पॉजिटिव जो नजरिया है उससे आपको देखना चाहिए। और जिस तरह से अभी आप बातें कर रहे थे, सरकार लगातार काम कर रही है, सरकार लगातार उत्तराखंड का विकास के ऊपर काम कर रही है। अभी जिस प्रकार से हमारे केंद्रीय बजट में 12 लाख रुपए तक का इनकम को बिल्कुल पूरी तरह से टैक्स फ्री किया गया है, जिसका पूरा देश भर भूरी भूरी प्रशंसा कर रहा है, लेकिन विपक्ष को ये रास नहीं आ रहा है। क्योंकि विपक्ष कभी भी ये चाहता नहीं कि देश में खुशहाली हो, देश में हर व्यक्ति संपन्न हो, देश में एक तरह से एक सौहार्द का एक वातावरण बने। इनको हर चीज में कोई ना कोई नुक्ताचीनी करनी है। ये वही लोग हैं जिनके शासन काल में 3-3, 4-4 महीने दंगे की आग में प्रदेश झुलसते रहते थे, शहर झुलसते रहते थे। जब 2014 के बाद से जब से हमारी सरकारें बनी हैं और कोई भी भारतीय जनता पार्टी शासित कोई भी आप राज्य देख लें, पूरी तरह से दंगा मुक्त करने का काम हमारी सरकारों ने किया है। पूरी तरह से जो कानून व्यवस्था को एक सुदृढ़ करने का काम हमारी सरकारों ने किया। ये हमारी ग्रेट अचीवमेंट है, एक बड़ी उपलब्धि के रूप में आपको देखना चाहिए। एक हर और खुशहाली है उत्तर प्रदेश में। जब समाजवादी पार्टी की सरकारें थी, व्यापारी का रहना दुभर हो गया था। बालिकाएं 5 बजे 4 बजे 5 बजे के बाद घर से बाहर नहीं आप सिर्फ निकलती सेमवाल थी। साहब का जवाब देने के लिए आए थे संजीव जी, अब आप सिर्फ सेमवाल साहब का जवाब देने के लिए आए थे, लौटेंगे। आप हर चीज के ऊपर टिप्पणी करते हैं, आपको बाज आना चाहिए। ठीक है, अब आशीष जी से जवाब लेते जल्दी से, देवचंद जी के बाद उसके बाद देखिए संजीव भाई कानून व्यवस्था की बात कर रहे हैं गरिमा जी, परसों का उदाहरण है ये, पुलिस वालों को आप मार रहे हैं। कानून व्यवस्था क्या है आपकी? और बातें कर रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी झूठ बोलने का काम करती है। झूठा कौन है ये तो जनता जानती है। 2014 में झूठ बोलकर कौन आया था? किसने कहा था जब 2014 में सरकार बनानी थी कि मैं आऊंगा तो काला धन लाऊंगा? 100 दिन के अंदर काले धन की बात की थी। गंगा सफाई की आपने बात की थी, आप गंगा साफ नहीं कर पाए। आप इसकी बात करी थी आपने 2 करोड़ रोजगार प्रति वर्ष देंगे, आप वो रोजगार नहीं दे पाए, वो जुमला साबित हुआ। आपने जनता से गैस की सब्सिडी छुड़ाई, उसके बाद आपने कहा डायरेक्ट आपके अकाउंट में आएगी। अब आपस में चर्चा मत करिए सर, और मेहमान भी तो है। की बात करी थी, स्मार्ट सिटी के नाम पर आपने देश को लूटने का काम किया। संजीव जी आपस में चर्चा नहीं, गलत बात है। क्यों पड़ी? आखिर ऐसा क्या कारण है देश को स्मार्ट मीटर लगाने की जरूरत पड़ गई? इनको करोड़ों मीटर बदल कर उसका पैसा खाना है और अडानी को सीधे सीधे लाभ दिलवाना है, इसलिए स्मार्ट मीटर की जरूरत पड़ी। क्या जरूरत पड़ी देश के अंदर? आप कभी इलेक्ट्रॉनिक मीटर की बात करते हैं, कभी दूसरे मीटर की बात करते हैं, आज आप कह रहे हैं स्मार्ट मीटर लगाएंगे। अरे आपको काम कुछ करना नहीं है, देश का पैसा आप ठिकाने लगा रहे हैं। आप करोड़ों अरबों रुपए खाने का काम कर रहे हैं स्मार्ट मीटर के नाम पर। 1 मीटर पर अगर 200 रुपए भी इन्होंने ले लिया होगा तो आप बताएं, तो आप बिजली चोरी को संरक्षण देना चाहते हैं? लूट रहे हैं आपको। संजीव जी एक एक करके अगर आप जवाब देने लगे तो हो गया। विधानसभा सत्र होगा, आप बताएं विधानसभा सत्र में क्या इस बात पे जिक्र होगा कि राज्य का कर्जा कैसे कम किया जाए? आप राज्य का कर्जा कम करने के लिए क्या प्लानिंग है आपके पास? आप कल को विधानसभा सत्र में और कर्ज लेने की प्लानिंग करेंगे, पर राज्य का कर्जा कम करने की प्लानिंग नहीं करेंगे। आप देश को लूट रहे हैं, राज्य को लूट रहे हैं, जनता को लूट रहे हैं। कब तक जनता को गुमराह करते रहेंगे आप लोग? देखिए, निश्चित इनकी सरकारें बन रही हैं और कैसे बन रही है जनता सब जानती है, और आने वाले समय में देखना बहुत जल्द इनका
जो है विदाई समारोह बनाया जाएगा देश के अंदर से, इन लोगों को बाहर का रास्ता दिखाया जाएगा, क्योंकि ये जब तक देश के अंदर रहेंगे बड़े खतरनाक लोग हैं। ये देश की जनता को गुमराह करने वाले लोग हैं, हिंदू मुसलमान को लड़ाने वाले लोग हैं, देश का भाईचारा खत्म करने वाले लोग हैं। जनता निश्चित समझेगी और मुझे लगता है ये इनके आखिरी बजट होंगे, उसके 1 आध साल बाद इनको बजट पेश करने की आवश्यकता भी नहीं पड़ेगी। ठीक है सर, लौटेंगे। देवचंद जी कुछ कह रहे थे। देवचंद जी। गरिमा जी, मैं ये कह रहा था कि बड़ा दुखद है कि जब ये दोनों सत्तारूढ़ पार्टियां जो बदली बदली करके आते हैं और जब सत्र है बजट का तो बात करते हैं और किसी की, और जब किसी और की बात होती है तब करते हैं किसी और की बात। और मैं खुद संजीव वर्मा जी से सख्त नाराज हूं कि वो होमवर्क करके नहीं आए। जो वरिष्ठ पत्रकार जो शर्मा जी ने शुरू किया था उनको वहां से शुरू करना था कि कल बजट सत्र होगा और इस बजट सत्र में हमारा ये अभिभाषण के बाद ये 2 विधेयक होंगे, उसके ऊपर ये लाइट वो बताते बजट का एक जिस्त हमको बताना चाहिए था, जिससे यहाँ पर जो पैनल बैठा था उनको जो भी आपत्ति होती है जो संतुष्ट इस प्रकार का होना था। पहली बात तो शर्मा जी को क्लास लगानी पड़ी कि इन लोगों को ऐसा ऐसा होता है, कल जो जानकारी ये कल की भी, पर शर्मा जी ने क्या बताया अभी तक वो समझ में नहीं आया। जबकि मैं हमेशा हर डिबेट में आपसे निवेदन करता हूं कि जो भी सत्तारूढ़ का जो आदमी जो यहाँ पर आया, जो प्रवक्ता आया है, वो किसी चीज को भी 2 चीज में उसका मेरिट और डिमेरिट बताए। इस बजट सत्र से हम पर क्या क्या असर होने वाले हैं, हमारा कितना पलायन रुकेगा, 1%, 2%, 10%, या इस ढंग से बातें इसमें होती तो कितना अच्छा होता। तो थोड़ा जब लिबरल नेशन पे और इस इसी पे सभी आए तो मैं भी थोड़ा सा एक बात कहता हूँ कि बार बार ये कहते हैं कि 2 लाख समथिंग लोगों को हमने रियायत पूछी थी। मैं जानना चाहूंगा आज ये लगाने की जरूरत पड़ेगी या आज ही मेरे को शर्मा जी वर्मा जी बता देंगे कि वो आदमी कौन थे और किसके थे। अगर उस आदमी में गए होते तो जो बुद्धिजीवी लोग आज सड़क पे हैं, जो ये वकील जो सड़क पे हैं, तो ये सड़क में नहीं आते। लेकिन ये बात समझ में नहीं आती कि झूठ खुद बोलते हैं, झूठ। अरुण शर्मा जी को जल्दी से सुन लेते हैं थोड़ा सा। ठीक है सर, देवचंद जी और मेहमान है। अरुण जी कुछ कहना चाहेंगे? सारी चर्चा यूसीसी पर आकर टिक जाती है। देखिए, बजट सत्र की बात हो रही। हाँ, आशीष भाई चले गए। आशीष भाई ने कहा कि ये बताएं सत्तारूढ़ दल की बजट पे क्या होगा। तो ये तो आशीष भाई को भी बताना चाहिए था कि बजट पे कांग्रेस कौन कौन से प्रस्ताव रखेगी इस प्रदेश के हित में। ये केवल सत्तारूढ़ दल की जिम्मेदारी नहीं है, ये प्रमुख विपक्षी दल की भी जिम्मेदारी है कि आखिर वो सरकार को किस रास्ते पे ले जाने पे मजबूर करते हैं। इनके पास कम विधायक नहीं है, जितने भी विधायक हैं वो अपने आप में पर्याप्त है। अगर वो सरकार की दशा दिशा तय करने पे अड़ जाए तो। लेकिन देखिए, मैं आपको आज बता रहा हूं गरिमा, नहीं होगा जितने दिन के लिए कहा जा रहा है। दूसरी चीज आप लेना, कांग्रेस के हंगामे और वॉकआउट के बीच में जो पॉजिटिव साइन नहीं होता किसी भी सदन का, उसकी बजट में जाएगा, राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद जाएगा और सब हो जाएगा। क्योंकि लोग यहां बैठ के कुछ और बोलते हैं और सदन के अंदर इनका रोल कुछ और होता है। मुझे ये कहना है कि कांग्रेस को एक प्रमुख विपक्षी दल के नाते अपनी जिम्मेदारी निभानी चाहिए और जनता के मुद्दों पर मुखर होकर के अंदर अपनी। आप सभी मेहमानों का हमारे साथ चर्चा में आने के लिए, अपनी बात रखने के लिए, तो कांग्रेस की पूरी तैयारी हो और क्या समाधान निकलेगा देखना बहुत अहम होगा। बजट से पहले सियासत जोरदार देखने को मिल रही है। सत्र से पहले स्पीकर पर सवालों की बौछार जिस तरीके से विपक्ष कर रहा है, ये अपने आप में कई सारे सवाल खड़े कर रहा है। शुक्रिया आप सभी मेहमानों को हमारे साथ जुड़ने के लिए और चर्चा में आने के लिए, अहम बात के लिए। और इस बार के बजट सत्र से जुड़े कई सारे सवाल उठ रहे हैं, वो ये भी कि क्या इस बार बजट सत्र पेपरलेस हो जाएगा, क्या इस बार विपक्ष सत्र में अपने सवालों की बौछार करेगा और सत्ता पक्ष किस तरीके से इन सवालों का सामना करता है, देखना बहुत अहम हो। देवभूमि के आप देखते रहिए। नमस्कार।